सुनो सब लोग, जल्दी जल्दी सामान उतारो, 2 दिन में शादी है इस घर में। मैं साहब से बात करके आता हूँ, ठीक है? सोने का नाटक क्या कर रही है? चल खड़ी हो। क्या हुआ बुआ? मैं बताती हूँ ना क्या हुआ। चल 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 बाहर, आज तो तेरा भांडा मैं फोड़ के ही रहूंगी। अम्मा, भैया, अम्मा। अरे अरे क्या हो गया? सुबह सुबह ये हंगामा क्यों मचा रही है? हंगामा हम नहीं, हंगामा तो तुम्हारी पोती ने मचाया हुआ है। पूरी रात ना जाने किसके साथ गुलछर्रे उड़ा के आ रही है और आते ही सोने का नाटक कर रही है ये। साधना, क्या बकवास कर रही हो? बकवास हम नहीं कर रहे हैं, आप जो अपनी बेटियों को संस्कार दे रही है ना, हम तो बस वही उजागर कर रहे हैं। खबरदार, एक शब्द भी अगर मेरी बेटी के बारे में बोला है तो तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन तुम मेरी बेटियों पे उतार रही हो। तुम्हें अच्छा लड़का नहीं मिला, न मेरी बेटियों के चरित्र पे लांछन लगा रही हो। ये क्या शोर शराबा मचा रखा है सुबह सुबह? साधना, क्या हुआ? भैया हम बताते हैं आपको, हमने खुद आकृति को एक लड़के के साथ बाइक पे देखा। ये दुपट्टा देख रहे हैं, इसी दुपट्टे से उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। ये वही दुपट्टा है भैया जिस पर हमने अपने हाथों से सितारे लगाए हैं। इस दुपट्टे को ना हम खूब पहचानते हैं। पूछिए इससे, पूछिए किसके साथ थी ये रात भर बाहर। पापा बुआ झूठ बोल रही हैं, मैं कहीं नहीं गई थी। चुप कर, हम बता रहे हैं भैया, आप अपनी लड़कियों की ना शादी करवा दीजिए, वरना कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो आप हाथ मलते रह जाएंगे। और आपकी बीवी का क्या है, वो तो फिर से उड़ जाएगी और सारा कलंक आपके माथे पर लगेगा। बता दे रहे हैं हम। पकड़ तेरा दुपट्टा। माँ। हाँ, थैंक यू। माँ, बुआ ना झूठ बोल रही थी, मैं कहीं नहीं गई थी। अगर गई भी थी तो क्या, इस उम्र में नहीं जाएगी तो कब जाएगी? बुढ़ापे में? और अगर कोई बॉयफ्रेंड है ना तो बता देना, तेरा काम आसान हो जाएगा। माँ, एक लड़का तो है, रवि, बहुत प्यार करता है मुझसे। वो तो तुझसे प्यार करता है, लेकिन एक बात बता, तू उससे प्यार करती है कि नहीं? हाँ माँ, मैं भी उससे प्यार करती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को 2 सालों से जानते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है? मैं हूं ना, मैं शादी करवाऊंगी तुम दोनों की, आई प्रॉमिस। तुम्हारे पापा का फोन है, हम तीनों एक साथ निकले ना तो परेशान हो रहे होंगे। मैं बात करके आती हूँ। हाँ, नहीं, दोनों को बाहर लाई हूँ। घर में उनका भी तो दम घुटता होगा ना। क्या बात कर रहे हो? आइसक्रीम खा रही हो बच्चों के साथ? चलो बाद में बात करती हूँ। चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो तुम्हारे पापा भड़केंगे। ये पकड़। माँ, मैं थोड़ी देर में आऊँ। क्यों? रवि से मिलने जाना है? ठीक है,
लेकिन जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। एंजॉय। बस बहुत हो गया। एक हफ्ते में इसकी शादी करवा दूंगा, सारी हेकड़ी निकल जाएगी इसकी। वैसे ना भैया, इन लड़कियों की गलती नहीं है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये भाभी की शय से हो रहा है। चुप कीजिए बुआ, इसमें माँ का कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी मर्जी से उस लड़के से बात करती हूँ और उससे शादी भी करूंगी। बदतमीज, जबान चलाती है तू। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। आवाज उठाती है बड़ों के आगे, हैं? गर्दन काट दूंगा इन माँ बेटियों की और खुद भी मर जाऊंगा। एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, तुम दोनों की शादियां मेरी मर्जी से होंगी, समझे? जहां एक तरफ आकृति को अपनी मां में एक अच्छी दोस्त नजर आती थी जिसे वो अपने दिल की बात खुलकर बता सकती थी, वहीं दूसरी तरफ अपने पिता में उसे एक जल्लाद नजर आता था जो उसके पर को कुतर के उसे एक पिंजरे में बंद करके रखना चाहता था। अब इन दोनों में से सही कौन था? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगी कि दोनों ही गलत है, क्योंकि परवरिश का अपना एक विज्ञान होता है, ना ज्यादा छूट ना ज्यादा सख्त। लेकिन आकृति के साथ दोनों ही हो रहा था। अब इसका अंजाम क्या होगा, आइए देखते हैं। रवि के बिना जीने से अच्छा है कि मैं जहर पी के मर जाऊं। क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? चिंता मत कर, मेरे होते हुए तेरी मर्जी के खिलाफ तेरी शादी कोई नहीं करा सकता। और रही बात तेरे पापा की, तो तू गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। किसी का गला काटना उनके बस की बात नहीं। मुझसे बेहतर उन्हें कौन जानता है। वेट तो करो। जब से तुम अपने घर गई हो ना, तुमसे मिलना मुश्किल हो गया है। और क्या करती, मैं तुम्हारे साथ तो रह नहीं सकती ना। तुम्हारी आमदनी में हम दोनों का खर्चा नहीं निकल रहा था। और फिर ये भी तो सच है ना कि एक औरत के साथ उसके पति का नाम जुड़ना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो दुनिया नोच खाती है। लेकिन तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तुमसे इसी तरह मिलती रहूंगी। मैंने तुम्हारा नाम अपने फोन पर पतिदेव के नाम से सेव किया है, सो नो टेंशन। क्या हुआ? माँ, माँ आपने ऐसे क्यों किया? क्यों? तो और क्या करती मैं? क्या करती? यही होता जब आप प्यार किसी और से करते और आपकी शादी किसी और से हो जाती। मैं और गोपाल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। मेरे पापा ने मेरे गर्दन पे तलवार रख के मेरी शादी तेरे पापा से करवा दी। और आज
आज तेरे पापा आकृति के साथ भी वही कर रहे हैं। हम लोग के बीच में ये फिर से कब स्टार्ट हुआ? शादी के बाद मैं एक दिन बाजार में गोपाल से टकरा गई और मुझे पता लगा कि मेरी शादी के बाद भी उसने शादी नहीं की और फिर हम चोरी चोरी मिलने लगे। कुछ साल पहले तेरे पापा को मुझ पर शक हो गया और मैं घर छोड़कर गोपाल के साथ भाग गई, लेकिन मुझे घर लौट कर आना पड़ा, अपने पति के घर लौट कर आना पड़ा, क्योंकि एक औरत अपने पति के बिना तो रह सकती है, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। इसलिए मैं लौट कर तुम लोगों के पास आ गई और आज आकृति के साथ वही हो रहा है जो मेरे साथ हुआ। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं आकृति और रवि की शादी कराऊंगी। तुम दोनों को वो झेलना नहीं पड़ेगा जो मुझे झेलना पड़ा। भैया पूछिए इससे, कहाँ थी ये कल रात को? मैं दोस्त से मिलने गई थी। ऐसा कौन सा दोस्त है तेरा जिससे रात में मिलने गई थी? हम तो ना गए किसी से मिलने इतनी रात में। हाँ वही तो, अगर तुम मिलने जाती तो तेरी शादी हो जाती। आप चुप रहेंगी? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है और इससे पहले कि इसकी गंदगी से पूरे घर का नाम खराब हो, कान खोल के सुन लो आप लोग। पहले आकृति की शादी होगी, फिर जल्दी ही अनुष्का की। लड़का देख लिया हमने और लड़के वाले तैयार हैं। अब और देर नहीं कर सकते। सुनो, आज से काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे जितने भी खर्चे हैं मैं उठा सकता हूं। मुझ पे रुआब झाड़ने की कोशिश तो करना मत। इस गलत फहमी में तो बिल्कुल मत रहना कि मैं तुमसे डर जाऊंगी। और एक बात, मैं अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ। जिसको देखो वही धौंस जमाने में लगा पड़ा है। क्यों भड़क रही हो? अनुष्का ने कुछ बोला क्या? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हंगामा तो हो ही गया ना। क्या कर रहे हो? अरे तुम तो कैसा भी हंगामा झेल सकती हो, और वैसे भी तुम जैसी लेडीज मैंने दूसरी नहीं देखी। देखोगे भी नहीं। और खबरदार, मेरे रहते तुम किसी और औरत को कैसे देख सकते हो? कौन कमबख्त है तुम्हारे रहते हुए किसी और को देख सकता है? हिम्मत भी मत करना, गला काट दूंगी। अरे तुम्हारे लिए तुम्हारे पीछे आएंगे। डेवलपर लेकर आती हूँ। रंजीता कहाँ है? ऐसे कैसे किसी के घर में घुस सकते हो? मेरी बीवी रंजीता किधर है? रंजीता! यहाँ कोई रंजीता नहीं है। जो भी बात है मुझसे करो। अच्छा, तो ये सब क्या है? और ये रंग क्या तू अकेले लगा रहा था? हैं? तुम मेरी बीवी से आशिकी लड़ाता साले, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो एक दूसरे को, बच्चों की तरह लड़ रहे हो। बेटा इस बार तो सिर्फ तेरा चेहरा काला किया है। आइंदा मेरी बीवी से मिला ना तो अगली बार पुलिस लेकर आऊंगा और तेरे ऊपर इतने चार्ज लगाऊंगा कि तेरी जिंदगी काली कर दूंगा मैं। आज से कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा, सुना? अगले 5 दिनों में इस घर में आकृति की शादी है। खबरदार उससे पहले किसी ने भी यहां पर हंगामा किया तो। और तुम ना तो इस घर से बाहर जाओगी
और ना ही कोई बाहर का आदमी इस घर में आएगा, समझे? कान खोलकर सुन लो सब, इस घर में कोई भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेगा। अब क्या होगा माँ? मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे साथ वो कभी नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हुआ। समझती हूँ तेरे दर्द को और मेरे इस दर्द को। गोपाल समझते, क्योंकि आज जिस सिचुएशन में तुम और रवि हो, मैं और गोपाल भी कभी थे। मैंने गोपाल से बात कर ली, वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। वो हमें बेहोशी की एक दवाई देगा जो हम रात के खाने में मिला देंगे। उसे खाते ही सब लोग बेहोश हो जाएंगे, और जब हम बेहोश हो जाएंगे तो रवि तुझे लेने आएगा। तो रवि के साथ चली जाना, और जब तक हमको होश आएगा ना बेटा, तुम दोनों की शादी हो चुकी होगी। और एक बार शादी हो गई ना तो कोई कुछ नहीं कहता। पर माँ, ये सब कैसे होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, तेरी माँ है ना तेरे साथ। अनुष्का बेटा, तुम्हें बस किसी भी तरह इस घर से बाहर निकलना होगा। मुझे क्या करना होगा? तुम्हें हम सबके लिए थोड़ा सा दर्द सहना होगा। जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाइए। दरवाजे में हाथ आ गया, ले जाइए ना। खड़े क्या है, जाइए। चलो। चोट तो लगी है लेकिन हड्डी नहीं टूटी है। 2-4 दिन में आराम हो जाएगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप बाजार से ले लीजिए। क्लिनिक के बगल में ही एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान है। गोपाल तुम्हें वहीं मिलेंगे। ये दवाई अपनी माँ को दे देना, ठीक है? अच्छा सुनो, क्या कर रहा हूं मैं? पूरा घर बर्बाद हो चुका है इसके चक्कर में। पता भी है क्या किया तुम्हारी लड़की ने? डॉक्टर से मिलने के बहाने से अपने आशिक से मिलने गई थी ये। खबरदार, तुम में से किसी ने इसे खाना पानी दिया तो। पागल हो गया क्या? ये कौन सा तरीका है अपनी बेटी के साथ पेश आने का? चुप रहिए। साधना, तेरी ड्यूटी है। चाबियां अपने पास पकड़। इस कमरे का ताला नहीं खुलना चाहिए। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाए, लेकिन रंजिता ने अपनी बेटी आकृति को गलत रास्ते में ढकेल दिया। हो सकता है कि ऐसा लगे कि रंजिता का मकसद बिल्कुल सही था, लेकिन जब रास्ते गलत होते हैं तो कभी कभी सही मकसद भी कोई मायने नहीं रखते। कुछ ऐसा ही हुआ था गुप्ता परिवार के साथ भी।
सुनो सब लोग, जल्दी जल्दी सामान उतारो, 2 दिन में शादी है इस घर में। मैं साहब से बात करके आता हूँ, ठीक है? गुप्ता साहब, आइए सर। सर आइए, ये देखिए सर। अच्छे से घर की तलाशी लो। लगता है जहर खाने की वजह से मौत हुई उनकी। सर, एम्बुलेंस को फोन करो और सारी बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और इस प्लेट को फॉरेंसिक लैब भिजवाओ। सर मेरे साथ आइए जरा, उधर और एक लाश है। ऊपर ले जाइए इन्हें। खोलो, खोलो दरवाजा खोलो। पापा, पापा। संभालो अपने आप। उठो, ले जाओ। सर गुप्ता फैमिली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सबके शरीर में जहर मिला है, जो कि उन्हें खाने में मिलाकर दिया गया था। इसमें श्याम गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। सर उनका रिपोर्ट आने में भी टाइम है। अनुष्का कहाँ है? ऐसा क्या चल रहा था आपके परिवार में जिसने ऐसी घटना को अंजाम दिया? सर, मेरे पापा ना बहुत स्ट्रिक्ट थे, हर बात पर रोक टोक करते थे, लेकिन हमारी माँ कभी उनकी बात नहीं मानती थी। क्या बात है, इयररिंग्स मैचिंग कर रही हो? लेकिन इयररिंग मैचिंग करने से कुछ नहीं होगा। आपकी माँ। इसलिए कोई लड़का पलट के नहीं देखता है। देखा कितनी सुंदर लग रही है। मेरी बात को ध्यान से सुन, घर से बाहर जाएगी ना तो सर को दुपट्टे से ढक लेना। अगर तेरे पापा ने देख लिया ना तो गजब हो जाएगा, पता चला तेरे बाल ही खुतर देंगे। ठीक है? थैंक यू माँ। यू वेलकम बेटा। चल मैं चलती हूँ। एंजॉय। अरे मैडम, हम औरतों की किस्मत में इज्जत कहाँ, हमें अपनी अहमियत बनानी पड़ती है और इसीलिए हम औरतों को सजना धजना पड़ता है। और अगर औरतें सजे सवाए ना तो ये मर्द है ना औरतों की इज्जत ही ना करें। और इसीलिए मैं अपने सजने धजने में कोई कसर नहीं रखती। मैं तो कहती हूँ आपको भी बहुत सजना धजना चाहिए ताकि मर्द आपकी तारीफ कर सके। हो गया। मैं तो कहती हूँ फेशियल भी करवा लीजिए,
अरे आपका चेहरा ना एकदम चकाचक हो जाएगा 5 मिनट में, गोल्ड वाला करती हूँ, ठीक है? ये लो, पतिदेव का फोन आ गया। उनको भी ना चैन नहीं मेरे बिना। हेलो, हाँ। अरे तुम भी ना, तुम्हारे पास नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? बस लास्ट क्लाइंट है, भाग के तुम्हारे पास आऊंगी। बाय। क्या बात है बिट्टू रानी, चेहरा सड़ा के क्यों बैठी है? क्या हुआ? तेरे दोस्तों ने तेरे हेयर स्टाइल की तारीफ नहीं की? जाने दो ना माँ, किसी को स्टाइलिंग की समझ ही का, तारीफ ही नहीं की किसी ने। किसी ने नहीं की या किसी स्पेशल ने तारीफ नहीं की? हाँ? अच्छा छोड़, देख तेरी माँ तेरे लिए क्या लाई है। माँ, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाई? अरे ऐसे कैसे हो सकता है? तुम दोनों मेरी रानी बेटियां हो। ये ले। वाह माँ, ये कलर तो मुझे कब से चाहिए था। कहाँ से खरीदा? अरे नहीं नहीं, तेरी माँ खरीदती वरीदती नहीं है, लड़के लिया। अरे वो सप्लायर है ना लिपस्टिक का, वो कह रहा था दीदी आप अपने क्लाइंट से कहिए ना मेरी कंपनी की लिपस्टिक लगाने के लिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मुफ्त में थोड़ी, कोई वजह तो देगा लिप। माँ, ये लिपस्टिक का कलर ना बहुत अच्छा लग रहा है। शाबाश, बहुत अच्छे। अपनी बेटियों को भी ना अपनी ही तरह सर्वगुण संपन्न कर देना, कोई कसर मत छोड़ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरी सगी बेटियां हैं, कुछ बुरा नहीं होने दूंगे। अच्छा, ये सब करने के लिए आई हो ना तुम इस घर में? मुझसे कुछ कह रहे हैं आप? माँ जी के सामने कहिए ना। माँ जी, माँ जी। हाँ, क्या हुआ बहू? हाँ, क्या हुआ? देखिए तो, आपका लाडला मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। अरे इसका क्या, ये तो ऐसे ही है, अपने बाप की तरह हर टाइम बड़बड़ करते रहता है। अरे जा ना, हम लेडीज को ना कुछ स्पेशल बात करनी है। दादी, ये देखिए माँ कितनी प्यारी लिपस्टिक लाई है, लगाइए ना। लाल कलर कितना सुंदर है, मुझे हमेशा से लाल कलर बहुत पसंद है। अगर मैं अपने होठों पे लगाऊंगी तो कैसे लगूंगी, है ना? लेकिन क्या करूं बिटिया, लगा तो लूं, लेकिन तेरी ये बुआ है ना, कहेगी बुड्ढी गोडी लाल लगाम। हाँ हाँ अम्मा, हम ही तो दुश्मन है ना इस घर में सबके, कितना भी कर लो कम ही पड़ता है। पकड़ तेरा दुपट्टा, सितारे लगा दिए इसमें हमने जैसे तूने कहे थे। लव यू बुआ। थैंक यू। हाँ हाँ, ज्यादा प्यार जताने की जरूरत नहीं है। दादी, ये लो लिपस्टिक, ये लिपस्टिक आप लगाओ, जवान गोरी बन जाओ। ठंकू। आकृति उम्र के उस पड़ाव में थी जो बहुत ही नाजुक होता है। दिल में बहुत सारे अरमान होते हैं, नए पर आ रहे होते हैं। इच्छा होती है कि खुले आसमान में एक पक्षी की तरह उड़ते जाए, लेकिन इस उम्र में सही और गलत का ज्ञान देना जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह है कि वो ज्ञान किस भाषा में दिया जा रहा है। लेकिन हर बार रोक टोक, पाबंदी, कंट्रोल करके रखने की यह प्रवृत्ति इस उम्र के बच्चों को बगावत करने के लिए मजबूर कर देती है। छुओ मत मुझे। तुम्हें जब मुझसे दूर ही रहना था तो इस घर में वापस क्यों आई हो? उसी के साथ रहती ना जिसके साथ इस घर को छोड़ के भागी थी तुम। मैं किसी के साथ नहीं भागी थी, तुम्हारे दिमाग का फितूर है। तुम्हारे इसी शक्कीपन की वजह से मैं तुम्हें छोड़कर गई थी। लेकिन अगर घर वापस आई हूं लौटकर, तो बच्चियों की वजह से, तुम्हारी वजह से नहीं। कल रात को जब मैंने दरवाजे की कीहोल से देखा तो
आप लोग शुरू कीजिए, मैं आकृति को देके आता हूँ। मैं बस इतना ही देख पाई कि माँ, बुआ, दादी सब खाना खाते ही डाइनिंग टेबल पर बैठ के तड़पने लगे। और पापा ने कहा था कि वो सबको मारने के बाद खुद को भी खत्म कर देंगे। गर्दन काट दूंगा इन माँ बेटियों की और खुद भी मर जाऊंगा। उन्होंने वही किया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कल रात जो उन्हें ये कदम उठाना पड़ा? आकृति दीदी का अफेयर चल रहा था रवि नाम के लड़के के साथ, और पापा ने जबरदस्ती उसकी शादी कहीं और फिक्स कर दी थी। मुझे नहीं पता कि पूरे दिन में ऐसा क्या हुआ। मैं कमरे में बंद थी और मैं किसी को भी नहीं बचा पाई। देखिए, आप अपने आप को संभालिए। जैसे ही पोस्टमार्टम हो जाएगा आपके परिवार की बॉडीज आपको देती जाएगी। इसकी सारी एक्टिविटीज पर नजर रखो। सर, ये श्याम गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। श्याम गुप्ता के बॉडी में जहर, फिर उसे पंखे से किसने लटकाया? ये केस को जितना हम आसान समझ रहे उतना है नहीं। मतलब उस घर में कोई और भी था। पूरे घर की तलाशी लो, कोई भी कोना छुपना नहीं चाहिए। सर, कल रात जब पूरी फैमिली को जहर दिया गया, तू कहाँ था? सर, मैं अपने घर पे था। अगर तू अपने घर पे था तो तेरा बटवा क्या आकृति कमरे में उड़कर चला गया? सर, मैं बताता हूँ। सर, मैं सब बताता हूँ। सर, एक रात पहले आकृति का फोन आया था। हेलो रवि, आकृति बोल रही हूँ। आकृति, तुम? ये किसका नंबर है? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ, बंद आ रहा है। पापा के नंबर से कॉल कर रही हूँ, उन्होंने मेरा फोन छीन लिया है। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुन। कल रात 12 बजे हमारे घर आ जाना। सब लोग बेहोशी की दवा खा के बेहोश हो जाएंगे तो हम दोनों भाग जाएंगे। ठीक है सर। उसके कहने पर मैं 12 बजे उसके घर पहुंचा। आकृति, 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 आकृति। जैसा कि उसने कहा था कि वहां सभी बेहोश मिलेंगे, लेकिन सर वहां टेबल पे पूरी फैमिली की लाश पड़ी हुई थी और उसके पापा जमीन पर पड़े हुए थे। एक मिनट, पापा मतलब श्याम गुप्ता? जी सर। उनकी बॉडी जमीन पे पड़ी थी? जी सर। श्याम गुप्ता की बॉडी जमीन में पड़ी थी और अनुष्का घर के कमरे में बंद थी और घर के सारे लोग मरे पड़े थे। फिर उसे पंखे से किसने लटकाया, वो भी रवि के घर से निकल जाने के बाद? हेलो, पहुंच रहा हूं, चलो। माँ नहीं चाहती थी कि मेरी शादी किसी और से हो, इसलिए माँ ने अनुष्का को गोपाल के पास भेज दिया ताकि वो उससे बेहोशी की दवा ला सके और सबके खाने में मिला दे। ये गोपाल कौन है? माँ और गोपाल एक दूसरे से प्यार करते थे, शादी के बाद भी। अच्छा, फिर क्या हुआ? सबके बेहोश होने के बाद मैं और रवि वहां से भागने वाले थे, लेकिन जब अनुष्का बेहोशी की दवाई लेकर आई तो पापा ने उसे कमरे में बंद कर दिया। उस रात अनुष्का ही मेरे लिए खाना लेकर आई थी।
मतलब अनुष्का ने तुम्हें खाना खिलाया, तुम्हारे पापा ने नहीं? जी सर। मैंने सबके खाने में ना बेहोशी वाली दवाई मिला दी है। सबके खाने में? तेरे खाने में बिल्कुल भी नहीं है। और सुन, रवि 12 बजे आ जाएगा, तू अच्छे से खाना खा ले। तब तक ना मैं बाहर का देख कर आती हूँ। आप लोग पूछताछ बाद में करिएगा, पहले पेशेंट को आराम करने दीजिए। अभी आप आराम कीजिए, चलिए। वर वधू फेरे के लिए खड़े हो जाएं। रुक जाओ। आप लोग यहाँ? हमने सोचा आपकी शादी हो रही है, तो क्यों ना आपको एक सरप्राइज वाला तोहफा दे दिया जाए। आपकी बहन आकृति मरी नहीं, जिंदा है और होश में है। हम उसी के पास से आ रहे हैं। जरा दूल्हे साहब का चेहरा तो दिखा दीजिए, दिखाइए। तुम तो अपनी माँ से भी तेज निकली। एक बात बताओ, तुम्हें अजीब नहीं लगता अपनी माँ को धोखा देते हुए? मैं कहाँ किसी को धोखा दे रही हूँ, धोखा तो वो सबको दे रही हूँ। और मुझे तो तुम बहुत पसंद हो, और मुझे तो बस इतना ही समझ में आता है कि हम दोनों बस जल्दी से साथ रहे। उसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। रंजीता ने जो मुझसे बेहोशी की दवाई मंगवाई थी, उसके बाद मैं उसे हमेशा हमेशा सुला देने वाला जहर देने वाला हूँ। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम ये जहर रंजीता और आकृति के खाने में भी मिला देना, उसके बाद सारा झंझट खत्म। फिर तुम और मैं एक। मैं देता हूं अभी। अच्छा, तो बेहोशी की दवा की जगह जहर देकर अपने रास्ते के सारे पत्थरों को हटाने का प्लान कर लिया। लेकिन आप तो कमरे में बंद थी, फिर कैसे? बाकी की कहानी तुम खुद सुनाओगी या कोई दूसरा तरीका अपनाओ? जिस कमरे में मैं बंद थी ना, उसका दरवाजा मैं जोर जोर से पीट रही थी, और मैंने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था। बुआ को मुझ पे दया आ गई। खोलो, खोलो दरवाजा खोलो। बुआ, मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। अरे मैं जल्लाद थोड़ी हूँ, तू आजा बाहर। पापा, आई एम सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। आई प्रॉमिस दोबारा ऐसा नहीं होगा पापा। प्लीज पापा मुझे माफ कर दो ना पापा। ठीक है, आइंदा ख्याल रखना। पापा, आज सबके लिए खाना मैं बना दूं रात को? बेटा तुम्हारे हाथ में चोट लगी हुई है तो? नहीं पापा, अभी तो ये ठीक है। मैं बना देती हूँ ना रात को सबके लिए खाना। प्लीज पापा। ठीक है। अनुष्का बेटा, सारे खाने में तो दवाई नहीं मिलाई ना? नहीं तो पता चला आकृति भी खाना खा के बेहोश हो गई। जिसको भागना है वही सो रही है। माँ, आकृति का खाना मैंने पहले ही अलग रख दिया। ठीक है, मैं बाहर देखती हूँ।
जहर ने काम किया ना। देखो मेरी बात ध्यान से सुन, तुम्हारे पापा को मैं पंखे से लटका देता हूँ, जिससे लगेगा कि उन्होंने सबको जहर देके मारा है और खुद आत्महत्या कर ली। अब तुम दोनों पूरी जिंदगी जेल में बैठकर मेल मिलाप करते रहना। एक गलत रास्ते ने पूरे परिवार को एक ही रात में खत्म कर दिया। आकृति अपना प्यार पाना चाहती थी, इसलिए बिना सोचे समझे वो अपनी माँ के इशारे पर चल पड़ी। पर कहते हैं ना, जैसे को तैसा हमेशा मिलता है। रंजीता ने अपने पति को धोखा दिया तो बदले में उसकी बड़ी बेटी अनुष्का ने उसे धोखा दिया। हमारे घर में जो माहौल हम रखते हैं, हमारे बच्चे हमसे वही सीखते हैं। आकृति की जान तो बच गई, लेकिन अपने पूरे परिवार को खोने का बोझ अब जिंदगी भर उसे उठाना पड़ेगा। अगर हर अपराधी यही सोचता है कि वो बहुत चालाक है और लोगों की आंखों में धूल झोंककर वो बच जाएगा, तो वो गलत सोचता है, क्योंकि पुलिस अपराधी से ज्यादा होशियार होती है। जैसे कि इस केस का जो छानबीन कर रहा था, वो इंस्पेक्टर बहुत ही होशियार था। उसने सबसे यही छुपा कर रखा कि आकृति मर चुकी है, ताकि उसकी जिंदगी में कोई खतरा न मंडरा सके। आप भी हमेशा चौकन्ना रहे, खुश रहे और दूसरों की खुशियों का ख्याल रखें। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।